यूक्रेन युद्ध में ज्यादातर ध्यान रूस के टैंक नुकसान और सोवियत दौर के पुराने हथियार पर उसकी निर्भरता पर रहा, जिसे यूक्रेन ने नष्ट किया। लेकिन रूस की जखीरे की समस्याएं इससे भी गहरी है। टैंकों के अलावा रूस को एक ऐसी जरूरी और अपूरणीय चीज की भी कमी है जो उसकी युद्ध क्षमता के लिए अहम है। एकमात्र चीज जिसने रूस को यूक्रेन के खिलाफ अपनी क्रूर हवाई अभियान चलाने की अनुमति दी है, वह अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। रूस के पास बम वर्षक विमानों की कमी होती जा रही है और जो नष्ट हो रहे हैं उन्हें वह बदल भी नहीं सकता। रूस के विमानन क्षेत्र में गहरा संकट है और यह पुतिन की 2027 की योजनाओं के लिए विनाश का संकेत है। और फिलहाल रूस की समस्याओं को उसके TU-22 बम वर्षक विमानों के साथ जो हो रहा है उससे बेहतर कुछ भी नहीं दिखाता। 16 जून को यूरोमाइडन प्रेस ने बताया कि रूस ने यूक्रेन के साथ युद्ध 41 TU-22 M3 बम वर्षकों के साथ शुरू किया था। अब इसके पास शायद केवल 9 ही बचे हैं, क्योंकि इन बम वर्षकों को या तो यूक्रेन ने नष्ट कर दिया है या फिर ये मोर्चे से काफी पीछे अक्सर खुद रूस के अंदर खराबी का शिकार हो गए हैं। यूनाइटेड 24 मीडिया ने भी इस रिपोर्ट की पुष्टि की। जून में रूस के इर्कुत्स्क क्षेत्र में TU-22 M3 का हादसा पिछले 3 सालों में तीसरी ऐसी घटना है। 2024 और 2025 में भी ऐसी घटनाएं बेलियाई एयरबेस पर हुई थी, जो इसी क्षेत्र में है। अब इस आउटलेट का दावा है कि रूस के पूरे TU-22 बेड़े का लगभग 70% हिस्सा खो चुका है। ये एक समस्या है 2 कारणों से। पहला, TU-22 को जो भूमिका निभानी थी और उनमें से इतने सारे खो जाने का रूस के लिए क्या मतलब है। यह विमान सोवियत संघ का पहला सुपरसोनिक बॉम्बर था और TU-22 के कुछ वेरिएंट 60 के दशक से सोवियत सेना में हैं। हम ये दिखावा नहीं करेंगे कि यह दुनिया का सबसे प्रभावशाली बॉम्बर है, ऐसा नहीं है। इसकी सुपरसोनिक गति, क्रूज मिसाइलें और ग्लाइड बॉम्ब लॉन्च करने की क्षमता रूसी सेना के लिए इसे महत्वपूर्ण बनाती है, जो लगातार हवाई हमलों से यूक्रेन को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हर TU-22 जो गिरता है वह एक ऐसा एयरफ्रेम है जिसे यूक्रेन पर मिसाइल और बम बरसाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और यह एक ऐसी समस्या है जिसका सामना पुतिन नहीं करना चाहते। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या यह है, रूस ने 1993 के बाद से कोई नया TU-22 नहीं बनाया है। रूस बड़ी संख्या में TU-22 खो रहा है और उनमें से एक भी की जगह नहीं ली जा रही है। यूक्रेन के ऑपरेशन स्पाइडर वेब ने अकेले जून 2025 में 12 TU-22 को नष्ट कर दिया था, जो बेलियाई, ओलेनिया और द्यागिलेवो बेस पर स्थित बम वर्षकों पर हमला था। युद्ध की शुरुआत से अब तक कम से कम 24 TU-22 नष्ट या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और रूस के पास केवल एक आधुनिकीकरण कार्यक्रम है, जो उसके पास बचे हुए TU-22 के घटते भंडार के लिए ही बनाया गया है। स्पेयर पार्ट्स नहीं है। मामूली नुकसान भी इन बम वर्षकों को बेकार कर सकता है, क्योंकि रूस के पास मरम्मत के लिए जरूरी चीजें नहीं हैं। इसका मतलब है हर TU-22 जो नष्ट होता है, रूस उसे कभी नहीं बदल पाएगा। सबसे बुरी बात यह है कि रूस जिन बम वर्षकों को खोता है उनकी भरपाई न कर पाना सिर्फ एक ही मॉडल तक सीमित नहीं है। यह समस्या पूरे रूसी एरोस्पेस उद्योग में प्रणालीगत उत्पादन विफलता से जुड़ी है, चाहे वो सैन्य या व्यावसायिक हो। आइए जनवरी 2026 में चलते हैं। उस महीने टुपोलेव एयरक्राफ्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कुछ दिलचस्प हुआ, जो TU-22 और रूस के कई अन्य बॉम्बर्स के निर्माण के लिए जिम्मेदार थी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी अलेक्जेंडर बोब्रिशेव ने हैरान करने वाला फैसला लिया कि वे पद छोड़ देंगे, या शायद उन्हें हटाया गया और उनकी जगह एक व्यक्ति यूरी अम्ब्रोसिमो को नियुक्त किया गया, जो पहले अर्थशास्त्र और वित्त के लिए डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्य कर चुके थे। नेतृत्व में यह बदलाव खास तौर पर इसलिए उल्लेखनीय था क्योंकि यह 2024 में पहले की गई हटाए जाने की लहर के तुरंत बाद आया था, और इसका मतलब है कि जो कंपनी TU-22 M3, TU-160 और TU-95 MS का निर्माण और मरम्मत करती है, वह अब नए प्रबंधन के अधीन है। आपको इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? अगर आप रूस को जानते हैं तो समझेंगे कि वहां कंपनियों के शीर्ष पर बदलाव तभी होते हैं जब पर्दे के पीछे कुछ ऐसा हो जिसे रिश्वत से न छुपाया जा सके, और यही ठीक ठीक टुपोलेव में हो रहा है। बोब्रिशेव ने अपनी कंपनी के खिलाफ
रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर कानूनी दावों के चलते इस्तीफा दिया, जिनमें से लगभग सभी दावे टुपोलेव द्वारा अनुबंधों को पूरा न करने के कारण किए गए थे। मुकदमे दायर किए गए और कंपनी ने करोड़ों का भुगतान किया, लेकिन इससे हकीकत में कोई बदलाव नहीं आया। सैन्य और नागरिक विमानन दोनों क्षेत्रों में उत्पादन लक्ष्य लगातार चूक रहे थे। डिफेंस एक्सप्रेस ने कुछ दिलचस्प आंकड़े उजागर किए। उसने बताया कि रूस के रक्षा मंत्रालय को टुपोलेव से कुल मिलाकर लगभग 53.5 मिलियन डॉलर की कुल समझौता राशि मिली। ये आंकड़ा इसलिए दिलचस्प है क्योंकि ये लगभग उतना ही है जितना एक TU-95 MS बॉम्बर को आधुनिक बनाने में खर्च होता है, और ये उस राशि का लगभग 1/4 है जो रूस ने एक TU-160M बनाने में खर्च की थी। दूसरे शब्दों में कहे तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। अगर रूस के रक्षा मंत्रालय ने इतना ही दावा किया है तो यह रूसी बॉम्बर निर्माण की स्थिति दिखाता है। वो कंपनी जिसे रूस के पुराने बेड़े की मरम्मत करनी थी, वो एक भी TU-95 MS बाहर नहीं निकाल पाई। इसके अलावा कंपनी को मंत्रालय के लिए 4 TU-160M भी बनाने थे, जिन्हें 2022 और 2023 के बीच बनाकर 2025 में डिलीवर किया जाना था। लेकिन केवल 2 ही रूसी सेना तक पहुंच पाए और दोनों ही 2026 में पहुंचे, जो कि शुरुआती समय सीमा के 1 साल बाद है। देरी से आना और बड़े ऑर्डर का सिर्फ आधा पूरा करना दिखाता है कि रूस के मुख्य बॉम्बर निर्माता में कुछ गंभीर गड़बड़ है, और इसमें कुछ TU-22M3 की समस्याएं भी जोड़ सकते हैं। टुपोलेव पुराने सोवियत बॉम्बर के आधुनिकीकरण कार्यक्रम की निगरानी कर रहा है। जब वो कार्यक्रम शुरू हुआ था तो टुपोलेव ने दावा किया था कि वो रूसी सेना के लिए अधिकतम 30 बॉम्बर का आधुनिकीकरण करेगा। उसने कितनों का आधुनिकीकरण किया? 2, एक 2018 में और दूसरा 2023 में। अब रूस के पास सिर्फ 9 TU-22 हैं, तो 30 का लक्ष्य बहुत महत्वाकांक्षी है। लेकिन 5 साल में सिर्फ 2 आधुनिकीकृत बॉम्बर देना बेहद धीमी प्रक्रिया है। उस गति से पूरी खेप का आधुनिकीकरण करने में 75 साल लगते। तब तक एक आधुनिक TU-22 भी नए सैन्य विमानों से इतना पीछे होगा कि बॉम्बर बेकार हो जाएगा। नेतृत्व परिवर्तन से समस्याओं के समाधान की उम्मीद है, लेकिन हकीकत यह है कि इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। टुपोलेव समय सीमा चूक रहा था और कम डिलीवरी कर रहा था। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसके लोग आलसी थे या कंपनी का प्रबंधन इतना खराब था कि वह बुनियादी अनुबंधों को पूरा नहीं कर सकती थी। ये टुपोलेव गाथा दिखाती है कि कंपनी ऑर्डर पूरे करने में असमर्थ है क्योंकि उसके पास जरूरी संसाधन नहीं है। यही वही समस्या है जिसकी वजह से रूस हर TU-22 विमान जो खोता है उसकी भरपाई नहीं कर सकता। रूस बस और नहीं बना सकता, और यह एक समस्या है जो आगे और भी खराब ही होने वाली है। रूस के एरोस्पेस उद्योग की हालत के 2 कारण हैं। हमने सोवियत युग के एयरफ्रेम्स का जिक्र किया है और अब समझेंगे कि यह समस्या क्यों है। लागत भी जरूरी है। एक TU-95 MS को आधुनिक बनाने में रूस को $45 मिलियन से ज्यादा खर्च होता है, जैसा प्रावदा ने मई 2025 में बताया था। रूस का सबसे ताकतवर बॉम्बर TU-160, जो अमेरिकी B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस के सबसे करीब है, इसे बनाने में लगभग $500 मिलियन लगते हैं, जो B-52 से करीब 5 गुना ज्यादा है। ये कीमतें बहुत भारी हैं, खासकर जब रूस पहले ही युद्ध में सैकड़ों अरब डॉलर खर्च कर चुका है। और जब इन बॉम्बर्स के साथ ये शर्त जुड़ी हो कि इन्हें बदला नहीं जा सकता और अक्सर मरम्मत भी नहीं हो सकती, अगर ये फंस जाएं या तकनीकी दिक्कत आ जाए, तो स्वाभाविक है कि रूसी रक्षा मंत्रालय ऐसे बॉम्बर बेड़े पर खर्च करने में हिचकिचाएगा जिसे पूरी तरह से सुधारने की सख्त जरूरत है। लेकिन ये सब हमें वापस उसी बड़े मुद्दे पर ले आता है जिसका सामना रूस को इस समय अपने बॉम्बर्स के साथ करना पड़ रहा है। पुराने एयरफ्रेम्स और मरम्मत या निर्माण के लिए जरूरी चीजें हासिल न कर पाना। इन दोनों मुद्दों पर बात करने से पहले याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल की चीजें पसंद आ रही है तो आज ही सब्सक्राइब करना न भूलें। सोवियत एयरफ्रेम की समस्या रूस के बॉम्बर बेड़े के लिए बड़ी मुसीबत है। वीडियो की शुरुआत में हमने टैंकों का जिक्र किया था और बताया कि रूस यूक्रेन में सोवियत दौर के बख्तरबंद वाहनों पर निर्भर है, लेकिन उसके भंडार भी तेजी से खत्म हो रहे हैं। इस मोर्चे पर रूस की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक ये है
कि उसे एक टैंक को फिर से चालू करने के लिए कई पुराने टैंकों को तोड़ना पड़ रहा है। यूरोमाइडन प्रेस ने अप्रैल में बताया था कि रूस के पास T-72B के ऐसे टैंक कम पड़ रहे थे जिन्हें वो फिर से दुरुस्त कर सकता था, जिससे उसे पुराने T-72A टैंकों के हिस्से निकालकर टैंक युद्ध में भेजने पड़ रहे हैं। उस समय रूस के पास 800 से 900 T-72A टैंक थे। हालांकि उनमें से केवल लगभग 500 ही मरम्मत के लिए उपयुक्त माने जा सकते थे। बाकी टैंकों को मरम्मत के लिए खोलना पड़ता है और रूस के पास शायद ही इतने पुर्जे हों कि वो सभी 500 टैंकों को फिर से चालू कर सके। अब यही समस्या बमवर्षक बेड़े पर लागू करे, जिसमें सैकड़ों की जगह कुछ दर्जन विमान ही हैं। यहाँ भी पुर्जों की अदला बदली करनी ही पड़ती है, लेकिन रूस को जिन हिस्सों की जरूरत है वे उससे कहीं जल्दी खत्म हो जाते हैं और अपने टैंकों की तरह ही उसके पास और पुर्जे बनाने की सुविधाएं भी नहीं है। ये अधिकतर सोवियत युग के बमवर्षक है और रूस ने ये पुर्जे बनाने वाले कारखाने दशकों पहले ही बंद कर दिए थे। नेशनल सिक्योरिटी जर्नल बताता है कि जब पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया, रूस के पास करीब 120 बमवर्षकों का बेड़ा था, जिसमें Tu-22, 95 और 160 शामिल थे। तब भी बेड़े का 1/3 हिस्सा मरम्मत या आधुनिकीकरण के कारण सेवा में नहीं था। फिर भी इसे यूक्रेन से निपटने के लिए काफी बड़ा बमवर्षक बेड़ा माना गया। ऐसा नहीं था। समस्या यह है कि इन तीनों में केवल Tu-160 ही अब भी बन रहा है। जैसा कि टुपोलेव की समस्याओं से दिखा, रूस के बमवर्षक नुकसान की भरपाई के लिए विमान ढांचे पर्याप्त तेजी से नहीं बन रहे। 2019 में Tu-160 का उत्पादन फिर शुरू होने के बाद से केवल 6 ही रूसी सशस्त्र बलों को मिले हैं। रूस ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब में ही इतने बमवर्षकों का दुगना नुकसान झेला है और इसके अलावा भी कई और खो दिए हैं। बाकी 2 विमानों की बात करें तो सोवियत युग के Tu-22 और 95 का उत्पादन 1993 में बंद हो गया था, जब रूसी संघ ने सोवियत संघ के विघटन के बाद बम वर्षकों में निवेश की बजाय खर्च बचाना बेहतर समझा। 2026 में रूस को इन फैक्ट्रियों के फिर से शुरू होने की जरूरत है, लेकिन अभी ये संभव नहीं है। इन पुराने बमवर्षकों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बहुत सी आधारभूत संरचना 90 के दशक में ही खत्म कर दी गई थी और इन्हें बनाने के लिए जरूरी विशेषज्ञता या तो उन लोगों के साथ चली गई जो अब इस दुनिया में नहीं है, या फिर किसी और वजह से अब उपलब्ध नहीं है। इन्हीं कारणों से रूस को हर बमवर्षक का नुकसान अपूरणीय है। और अगर घाव पर नमक छिड़कना हो तो यह समस्या सिर्फ बमवर्षकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि रूस की पूरी सेना में देखने को मिलती है। सोवियत युग की वे प्रणालियां जिन पर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में बहुत अधिक निर्भर किया है, एक बार इस्तेमाल होने के बाद दोबारा नहीं बनाई जा सकती। जियोपॉलिटिकल मॉनिटर के अनुसार Su-25 निकट वायु समर्थन विमान अब नहीं बनते, जिससे इनके एयरफ्रेम में भी रूस के बमवर्षक बेड़े जैसी समस्याएं हैं। T-80 टैंक परिवार को भी बदला नहीं जा सकता, जिसका मतलब है कि हर नया T-80 जो हम युद्ध के मैदान में देखते हैं, असल में सिर्फ एक और मरम्मत किया गया टैंक है, जिसे रूस ने दूसरे T-80 टैंकों के पुर्जे निकालकर बनाया है। रूस का A-50 हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण विमान भी इसी श्रेणी में है। संक्षेप में, अगर वह सोवियत युग में बना था तो रूस के पास अब उसे बदलने के उपकरण या जानकारी नहीं है। यही होता है जब कोई सेना अपनी जरूरत के हिसाब से आधुनिकीकरण करने में असफल रहती है और साथ ही जिन पुराने सिस्टम्स पर वह निर्भर है उनकी देखभाल में निवेश करने से भी इनकार कर देती है। आखिरकार भंडार कम होने लगते हैं। रूस के बॉम्बर्स पर वापस आते हैं तो अब देखते हैं कि इतने सारे एयरफ्रेम्स का अपूरणीय होना क्यों मायने रखता है। युद्ध के अधिकांश समय में रूस ने अपने बॉम्बर्स का इस्तेमाल वैसे नहीं किया है जैसा आप उम्मीद करेंगे। रूस ने शुरू में ही सीखा कि यूक्रेन क्षेत्र में विमान उड़ाना आपदा का कारण है। मई 2022 तक यूक्रेनफॉर्म ने उस समय रिपोर्ट किया था कि यूक्रेन ने रूस के 199 विमानों को नष्ट कर दिया था और पुतिन की प्रतिक्रिया यह थी कि उन्होंने फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स को यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली की पहुंच से बाहर कर लिया। तब से रणनीति सीधी रही है, बॉम्बर्स और जेट्स को हवा में भेजकर क्रूज मिसाइलें और ग्लाइड बम दागे, फिर उन्हें यूक्रेन की सीमा में जाए बिना वापस बुला ले। ये रूस की वर्षों पुरानी रणनीति है जिसे वो 2026 में और बढ़ाना चाहता है। 1 जून को फ्रांस 24 ने बताया कि रूस ने मई में यूक्रेन पर 211 मिसाइलें दागी, जो युद्ध की शुरुआत से सबसे ऊंचे मासिक आंकड़ों में से एक था।
यूरोमाइडेन प्रेस ने खुलासा किया है कि रूस हर दिन यूक्रेन पर 180 से 250 ग्लाइड बम गिरा रहा है, जिसके लिए हर दिन 200 उड़ानें भरनी पड़ती है और इससे पायलटों और उनके विमानों पर भारी दबाव पड़ता है। अब इस हवाई हमले की दर की तुलना रूस की बॉम्बर समस्या से करें। रूस के बॉम्बर क्रूज मिसाइल और ग्लाइड बॉम्ब दागते हैं। हर बार जब भी उन बॉम्बर्स में से कोई गिरता है, चाहे वह यूक्रेनी हमले में बेस पर हो या बहुत ज्यादा उड़ानों के कारण आई साधारण मरम्मत की समस्या हो, वह हमला करने वाला खतरा हमेशा के लिए जमीन पर ही रह जाता है। रूस धीरे धीरे अपने अपूरणीय TU-22 और TU-95 बॉम्बर्स खत्म करता जा रहा है और उतनी तेजी से TU-160 नहीं बना पा रहा जितनी इस दबाव के साथ कदम मिलाने के लिए जरूरी है। बॉम्बर्स खत्म होने पर हमले रुक जाएंगे। परमाणु मुद्दा भी महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब में यूक्रेन द्वारा रूस के कई बॉम्बर्स नष्ट करने के बाद चर्चा हुई कि इससे रूस की परमाणु धमकी पर क्या प्रभाव पड़ा। TU-22 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है, जैसे कि TU-95 और 160 भी हैं। अगर वे एयरफ्रेम या तो अपूरणीय हैं या इतनी धीमी गति से बनाए जा रहे हैं कि वे लगभग अप्रासंगिक हो जाएं, तो आपको एक ऐसी हवाई परमाणु धमकी मिलती है जो तेजी से कम होती जा रही है। हर TU-22 के गिरने पर उसकी परमाणु हथियार लॉन्च करने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। रूस अपनी परमाणु शक्ति का प्रदर्शन कर डराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी परमाणु त्रयी के बड़े हिस्से का लगातार बिखरना उसे यूक्रेन ही नहीं, वैश्विक मंच पर भी कमजोर करता है। रूस की परमाणु धमकी हर महीने घट रही है, लेकिन पुतिन की असली समस्या है कि यूक्रेन युद्ध जारी रहते वापसी का रास्ता नहीं है। हम पहले ही सोवियत एयरफ्रेम की समस्या और उन तमाम दिक्कतों को कवर कर चुके हैं जो रूस के पुराने बम वर्षकों पर निर्भर रहने से आती हैं, जिन्हें ना तो ठीक किया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। लेकिन समस्या है कि रूसी विमान निर्माण हर स्तर पर बुरी हालत में है। यह TU-160 की छोटी समय सीमाओं और धीमी उत्पादन दर में दिखता है। हालांकि अगर हम रूस के वाणिज्यिक विमानन क्षेत्र को देखें तो वहां भी समस्याएं नजर आती हैं। अगस्त 2025 की रिपोर्ट में रॉयटर्स ने बताया कि रूस को अपने 700 विमानों के लिए जरूरी पुर्जे अब लंबे और महंगे अप्रत्यक्ष आयात मार्गों से मंगाने पड़ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर विमान बोइंग और एयरबस के बने हैं, जो रूसी कंपनियां नहीं हैं। रूस के एरोस्पेस उद्योग पर प्रतिबंधों का गहरा असर है। जनवरी में मॉस्को टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि इस स्थिति से पैदा होने वाली अनिवार्य कमी के लिए रूस का एक समाधान यह होगा कि 2026 और 2027 में रूसी एयरलाइनों को सोवियत युग के बंद पड़े विमानों को भेजा जाएगा। यह कोई समाधान नहीं है, ये वही समस्या है जो रूस के बॉम्बर बेड़े में दिखती है। फिर से सैन्य विमानों की बात करें तो रूस के आधुनिक एयरफ्रेम भी प्रतिबंधों की समस्याओं से नहीं बच सकते। Su-34 और Su-35 दोनों में उन जेट्स को इस्तेमाल करने के लिए जरूरी लगभग 80% महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स पश्चिमी देशों में बनाए जाते हैं। रूस ने यह नहीं बताया कि TU-160 में कितने पश्चिमी हिस्से लगते हैं, लेकिन माना जा सकता है कि कुछ जरूर होंगे, क्योंकि रूस के आधुनिक फाइटर जेट्स को इनकी जरूरत होती है। प्रतिबंध इन आधुनिक सैन्य एयरफ्रेम्स पर भी उतना ही असर डाल रहे हैं जितने कि कमर्शियल सेक्टर में, जिससे रूस को सोवियत युग के बॉम्बर्स और एयरफ्रेम्स पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है, जिन्हें रूस जानता है कि वे अपूरणीय हैं। ये ऐसी विकट दुविधा है जिसमें कोई जीतने वाला रास्ता नहीं, जिसका परिणाम रूस की वायुसेना के विनाश के रूप में हो सकता है। आखिरकार बात यही है कि रूस अब विमान नहीं बना सकता, चाहे वो उसके आधुनिक फाइटर जेट्स हों या सोवियत युग के बॉम्बर्स। रूस जितना पुराने विमानों पर निर्भर करेगा, उनके सेवा से बाहर होने और विकल्प न होने की संभावना बढ़ेगी, जिससे यूक्रेन पर हवाई हमले कम होंगे। लेकिन अगर रूस अपने बॉम्बर्स का इस्तेमाल बंद कर देता है तो भी वही नतीजा निकलता है। ये यूक्रेन के लिए जीत है और रूस के लिए कोई जीत नहीं। जब तक युद्ध और प्रतिबंध जारी है, रूस के विमान निर्माण को कोई उम्मीद नहीं दिखती। रूस का बमवर्षक बेड़ा बुरी तरह ढह रहा है। उसके पास अब दर्जनों ही बचे हैं, जबकि कभी उसके बेड़े में 100 से भी ज्यादा थे। और पुतिन के लिए आप इसे रूस की जरूरतों का सही अनुमान ना लगा पाने की एक और नाकामी के तौर पर जोड़ सकते हैं, जो वह दावा करता है कि रूस एक सैन्य शक्ति है। अब शीत युद्ध का समय नहीं है, लेकिन रूस वैसे ही लड़ रहा है और उसके बमवर्षक इसकी कीमत चुका रहे हैं।
यूक्रेन रूस पर आसमान से हमला करने के लिए आधुनिक और असम्मित रणनीति अपना रहा है। रूस बमवर्षक समस्या का हल खोजने में लगा है, वहीं नए और ज्यादा ताकतवर यूक्रेनी ड्रोन कब्जे वाले इलाकों में रूसी रसद को तहस नहस कर रहे हैं। सिर्फ एक जबरदस्त हमले में यूक्रेन ने एक महत्वपूर्ण पुल पर 50 रूसी वाहनों को नष्ट कर दिया, जो कब्जे वाले क्रीमिया से जुड़ता है। हमले के बारे में और जानें और वीडियो में देखें कि यह यूक्रेन की क्रीमिया रणनीति के लिए क्या मायने रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको रूस की सेना के पर्दे के पीछे क्या हो रहा है उस पर और रिपोर्ट्स मिलती रहे। और देखने के लिए धन्यवाद।